हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज की रोग निदान की क्लास में हम दोस्तों विज्ञानीय की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हम पढ़ेंगे। रोग निदान की परिभाषा इसमें पढ़ेंगे, उसका महत्व पढ़ेंगे, दोष की वृद्धि और क्षय के लक्षण पढ़ेंगे, दोष धातु आश्रयी भाव पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं रोग निदान की परिभाषा। तो जो रोग निदान है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रोग और निदान। तो रोग का अर्थ व्याधि होती है, मतलब कि जो दोष होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाना। और निदान को हम दो अर्थों में ले सकते हैं। पहला अर्थ होता है विनिश्चय, दूसरा होता है हेतु। विनिश्चय से मतलब है रोगों का पूर्ण ज्ञान होना, मतलब कि डायग्नोस। और दूसरा हेतु है, यानी रोग का कारण, यानी एटियोलॉजी। ठीक, आपने कुछ लोगों को सुना होगा कहते हुए, डॉक्टर्स को कहते हैं कि आप रोग का निदान कीजिए, लेकिन हमने निदान का मतलब पढ़ा था अभी तक हेतु यानी कारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोग का कारण कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रोग का एक और मीनिंग भी होता है, एक और अर्थ भी होता है, जिसे हम कहते हैं विनिश्चय। विनिश्चय से मतलब है रोगों का पूर्ण ज्ञान होना, यानी डायग्नोस। तो वो कहते क्या हैं कि रोग का संपूर्ण ज्ञान कीजिए, रोग का डायग्नोस कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि रोग का संपूर्ण ज्ञान देने वाला जो साधन होता है वो रोग निदान होता है। तो हम रोग निदान के अंदर कुल मिला के क्या पढ़ते हैं, डायग्नोसिस पढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। आप देखेंगे कि दोषों की क्षय और वृद्धि। इससे पहले देख लेते हैं दोषों के क्षय तथा वृद्धि के कारण। तो कारण क्या होता है क्षय और वृद्धि का? एक श्लोक इसमें बहुत कॉमन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को याद होना चाहिए। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम हास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति रुभश्यतु। तो चरक का सूत्र स्थान का अध्याय 1 का 43वां श्लोक है। इसमें क्या कहा गया है कि सर्वदा संपूर्ण भाव, सर्वदा मतलब हमेशा, संपूर्ण भाव से मतलब है कि द्रव्य गुण कर्म जितने भी हैं भाव होते हैं, इनकी वृद्धि का कारण यानी ग्रोथ का जो कारण होता है वो सामान्य होता है। और विशेष यानी भिन्नता यानी डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, ह्रास यानी कमी का कारण होता है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी भी होगी कि समान से समान की वृद्धि होती है, और विशेष यानी डिफरेंस से, भिन्नताओं से उसका ह्रास होता है, यानी उसमें कमी आती है। तो यही वो सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्षीणवात के लक्षण हम पढ़ेंगे। तो जो क्षीणवात के लक्षण होते हैं वो वृद्ध कफ के लक्षण भी होते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वात और कफ जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जब वात की क्षीणता, यानी क्षीणता मतलब कमी, यानी वात की जब कमी हो जाती है शरीर में, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पेशेंट आता है, हम कैसे पता करेंगे कि वात की उसमें कमी हो गई है या उसके अंदर कफ बढ़ गया है? तो उसकी जो चेष्टाएँ होती हैं उसमें मंदता आ जाती है, क्योंकि वात की कमी होती है, वो हाथ पैर भी ऐसे हिला नहीं पाता है। ठीक है, अंगशाद आ जाता है। ठीक, भाषण वो सही से बोल भी नहीं पाता है। हर्षोल्लास में उसके कमी आ जाती है। उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है, वो सही से काम भी नहीं कर पाता है। उसके बाद होता है कि इसकी संज्ञा का नाश हो जाता है, मतलब कि वो बेहोशी जैसी हालत में रहता है। और कफ की वृद्धि के लक्षण के समान, जैसे आलस्य न, कफ की वृद्धि से क्या होता है, शरीर में आलस्य होता है, शरीर में भारीपन होता है, तो ये लक्षण उसके उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा पेशेंट अगर आ रहा है जो आलस्य जिसके अंदर है, वो हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, समझ लीजिए कि उसकी वात क्षीण हो गई है और उसके शरीर में कफ बढ़ गया है। नेक्स्ट आते हैं। अब क्षीण कफ के क्या लक्षण होते हैं? तो वही वात की वृद्धि के भी लक्षण होंगे, क्योंकि वात और कफ जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो शरीर में अगर कफ की क्रियाओं में कमी आ जाती है, अगर कमी आ जाती है तो उससे क्या होगा, शरीर में रुक्षता बढ़ेगी। ठीक है, शरीर रूखा रूखा होने लगेगा, शरीर में जलन महसूस होगी, आमाशय में शून्यता आ जाएगी, आमाशय खाली खाली महसूस होगा। और सिर्फ आमाशय के अलावा जो दूसरे आशय हैं, आशय होता है खाली स्थल, सपोज कीजिए वहाँ पे क्या आ जाती है, शून्यता। सपोज कीजिए
कोई पेशेंट है वो ऐसे बैठा हुआ है और बैठे बैठे क्या होता है उसके पैर सुन्न हो जाते हैं। सुन्न हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पे वात की वृद्धि हो गई है या कफ वहाँ से गायब हो गया है, कफ की कमी हो गई है। तो वहाँ पे क्या होता है, खालीपन आ जाता है, शून्यता आ जाती है। ठीक है, वो सुन्न हो जाते हैं। अब आते हैं कि हृदय में दीनता होगी, संधियों में शिथिलता, मतलब संधियाँ ढीली हो जाती हैं। शिथिलता से मतलब है ढीली। भ्रम होता है, चक्कर आते हैं। दुर्बलता, कमजोरी, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ये क्षीण वतन, कफ कम हो जाएगा तो प्यास ज़्यादा लगेगी। और नींद कम हो जाती है। जो पेशेंट रात में सो नहीं पाते, दिन में सो नहीं पाते, कई कई दिन हो जाते हैं उन्हें नींद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वात बढ़ गई है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, और उसका कफ जो है वो कम हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट होता है क्षीण पित्त के लक्षण। अब पित्त की हम बात कर रहे हैं, मतलब पित्त की अगर शरीर में कमी हो गई है तो कैसे हम किसी भी पेशेंट को डायग्नोस करेंगे कि पित्त की उसके शरीर में कमी हो गई है। तो जब पित्त की कमी हो जाती है शरीर में तो उसके टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। पहली बात तो ये है कि उसका शरीर जो है ठंडा पड़ जाए। कुछ पेशेंट आपने देखे होंगे हाथ पकड़ते हैं तो वो बहुत ठंडा ठंडा उनका हाथ लगता है, तो उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो समझ लीजिए कि पित्त जो है कम हो गया है। जठराग्नि जो है मंद हो जाती है, आहार का ठीक से पाचन उसका नहीं हो पाता, और शरीर में कहते हैं कि प्रभा जो है, प्रभा मतलब कि कांति, मतलब कि एक तेज होता है बॉडी के अंदर, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि पित्त की वृद्धि के क्या लक्षण हैं। पित्त की वृद्धि में त्वचा का जो वर्ण है वो पीला हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंद्रियों में दुर्बलता आ जाती है। जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है उनमें जो है दुर्बलता कहीं ना कहीं आ जाती है, वो सही से काम नहीं कर पाती, कमजोरी आ जाती है, प्यास लगती है, मलमूत्र नेत्र में पीलापन हो जाता है। तो यही लक्षण ज़्यादातर पांडु रोग के भी होते हैं। और पांडु रोग का जो पेशेंट आपके पास आएगा, समझ लीजिए कि पित्त की वृद्धि हुई है उसकी बॉडी के अंदर, पित्त की वृद्धि से के ही लक्षण उसके अंदर दिखाई देंगे। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोष दुष्यों का आश्रय आश्रयी भाव। ये 10 नंबर में भी आता है एग्जाम में। तो एक टेबल यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आश्रय क्या होता है और आश्रय क्या होता है। तो आश्रय है एक वास स्थान, मतलब जहाँ पे कोई आदमी रहेगा वो उसका आश्रय है, वो उसका स्थान है। और दूसरा होता है आश्रयी, मतलब जो आदमी वहाँ पे रहेगा, आश्रय के अंदर रहेगा, वो आश्रयी है। तो जो दोष होते हैं वो दुष्य के अंदर रहते हैं। दोष क्या हो गए, आश्रयी हो गए, और दुष्य क्या हो गया, आश्रय हो गया, मतलब दुष्य स्थान हो गया जहाँ पे दोष रहेंगे। ठीक है, तो अभी एक टेबल दी हुई है कि वात जो है अस्थि धातु के अंदर रहता है, पित्त क्या है रक्त धातु के अंदर रहता है, स्वेद के अंदर रहता है, कफ जो है रस मांस मेद मज्जा मल मूत्र और शुक्र के अंदर रहता। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो जो औषधि या आहार विहार आश्रय या आश्रय में से किसी एक की वृद्धि करते हैं तो वो दूसरे की भी करेंगे, और एक का क्षय कर रहे हैं तो दूसरे का भी करेंगे। यथा जैसे कि मेदनाशक जो औषधि होती है वो कफ का क्षय करती है, और दुग्धपान क्या करेगी, वो शुक्र की वृद्धि के साथ साथ कफ की भी वृद्धि करते हैं। ठीक है, जैसे एक टेबल में देख रहे हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे मेदनाशक औषधि की बात करिए तो वो कफ की भी क्या करेगी, वृद्धि करेगी। तो यहाँ पे पित्त, अगर सपोज कीजिए एक की वृद्धि हो रही है तो दूसरे की भी होगी, पित्त की वृद्धि हो रही है तो रक्त धातु की भी होगी, कफ की हो रही है तो रस रक्त मांस मेद इनकी भी होगी। लेकिन वात के केस में ऐसा नहीं है, अगर वात की हो रही है तो अस्थि धातु की वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इसका अपवाद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्लासेस पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।